जरा एक अजीब सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मतलब सोचिए एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है हम्म। और अजीब बात यह है कि उसने डिब्बे के बाकी सारे यात्रियों का भारी भरकम सामान अपने सिर पर उठा रखा है। अरे बाप रे। हाँ, वो थक कर चूर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो किसी भी यात्री को अपना सामान नीचे रखने या खुद उठाने के लिए मना नहीं कर पा रहा है। सुनकर बहुत बेतुका लगता है ना? बिल्कुल। मतलब कोई ऐसा क्यों ही करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में जिन रिसर्च और पेपर्स का हम विश्लेषण करने वाले हैं, वो बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असल जिंदगी में बिल्कुल इसी यात्री की तरह जी रहे हैं। सही बात है। आज का हमारा विषय है पर्सनल बाउंड्रीज यानी व्यक्तिगत सीमाएं। हमारा मिशन आज ये गहराई से समझना है कि कैसे हर बात पर हाँ कहने की हमारी जो आदत है ना, वो हमें अंदर से खोखला कर रही है। और मजे की बात यह है कि जब हम ये शब्द सुनते हैं बाउंड्री, तो हमारे दिमाग में अक्सर एक बड़ी सी ईंटों की दीवार की तस्वीर उभर आती है। हाँ, एक किले जैसी फीलिंग आती है। बिल्कुल। हमें लगता है कि बाउंड्री बनाने का मतलब है लोगों को खुद से दूर कर देना। लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बाउंड्री कोई दीवार नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ना एक प्रॉपर्टी लाइन या घर के बाहर लगी बाड़ की तरह समझना ज्यादा सही होगा। ये बाड़ सिर्फ ये तय करती है कि हमारी जमीन कहाँ खत्म होती है और पड़ोसी की जमीन कहाँ से शुरू होती है। अच्छा। हाँ, ये लाइन हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि इस जीवन में क्या हमारी जिम्मेदारी है और क्या हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। मतलब बिना इसके हम यही तय नहीं कर पाते कि हमें किस चीज का बोझ उठाना है। तो अगर हमें ये समझना है कि ये बाड़ या बाउंड्री काम कैसे करती है, तो पहले शायद ये देखना होगा कि बिना बाउंड्री के एक इंसान की जिंदगी आखिर दिखती कैसी है। बिल्कुल। एक उदाहरण से समझना आसान होगा। हाँ, तो आज के सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक केस स्टडी दी गई है शेरी नाम की एक महिला की। शेरी की कहानी हम में से किसी को भी ना अपनी सी लग सकती है। उसके दिन की शुरुआत ही एक भयानक अस्त-व्यस्तता से होती है। उसका 9 साल का बेटा है टॉड। वो स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। उफ, सुबह सुबह की भागदौड़। एग्जैक्टली। वो बात नहीं मानता और शेरी हमेशा उसे मनाने में अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देती है। फिर उसकी एक बचपन की दोस्त है लोइस। अच्छा, लुइस क्या करती है? लोइस हर दिन शेरी को फोन करती है और अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां, अपनी पूरी नेगेटिविटी शेरी पर थोप देती है। शेरी चुपचाप सुनती है, हालांकि लोइस कभी ये नहीं पूछती कि शेरी कैसी है। और मुझे पक्का यकीन है कि शेरी का ये स्ट्रेस सिर्फ घर तक सीमित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ऑफिस में शेरी का जो बॉस है जेफ, वो हमेशा अपना वो काम जो उसे खुद करना चाहिए था आखिरी मिनट में शेरी की डेस्क पर रख देता है। और शेरी मना नहीं कर पाती होगी। हाँ, जेफ बस इतना कहता है कि तुम बहुत भरोसेमंद हो, तुम तो कर ही लोगी, और शेरी खस जाती है। और फिर घर वापस आने पर उसका पति वॉल्ट है, जो बहुत ही कंट्रोलिंग स्वभाव का है। तो शेरी हर तरफ से घिरी हुई है। हाँ, वॉल्ट के गुस्से या नाराजगी से बचने के लिए शेरी हमेशा दबी दबी सी रहती है। मतलब शेरी अपनी पूरी ताकत लगाकर इन सब लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है, जो कि असल में नामुमकिन है। बिल्कुल। वो अपने हिस्से से ज्यादा काम कर रही है, फिर भी गहरे तनाव में है। उसे लगता है कि वो एक अच्छी माँ, अच्छी दोस्त और अच्छी कर्मचारी है, लेकिन असल में वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। देखिए, शेरी की स्थिति ये दिखाती है कि जब इंसान ये तय नहीं कर पाता कि उसकी अपनी भावनात्मक जमीन कहाँ खत्म होती है, तो वो दूसरों का कचरा भी अपने लॉन में जमा करने लगता है। वाह, दूसरों का कचरा अपने लॉन में, क्या बात है। हाँ, वो दूसरों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। इसे एक दूसरे नजरिए से समझने के लिए बिल नाम के एक 25 साल के युवक का उदाहरण लेते हैं। लग है, बिल अपनी जिंदगी में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वो न ढंग से नौकरी करता है न पढ़ाई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिल को इससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है तो फिर किससे है? परेशानी उसके माता पिता को है। माता पिता को क्यों? बिल तो खुश है अपनी आजादी में। क्योंकि उसके माता पिता उसकी हर गलती को सुधार देते हैं। मतलब बिल के हर कर्ज को चुका देते हैं, उसे हर मुश्किल से बचा लेते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझें तो ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के लॉन में पानी दे रहा हो, जबकि उसका खुद का लॉन पूरी तरह सूखकर बर्बाद हो रहा हो। अरे बाप रे। हाँ, बिल का लॉन हमेशा हरा रहता है क्योंकि उसके माता पिता अपने हिस्से का पानी उसे दे रहे हैं। तो जब तक वो रुकेंगे नहीं? एग्जैक्टली। जब तक माता पिता अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे और अपने स्प्रिंकलर का पानी सिर्फ अपने लॉन में नहीं डालेंगे,
तब तक बिल को कभी अपनी असलियत का एहसास नहीं होगा। माता पिता को लग रहा होगा कि वो प्यार कर रहे हैं, हाँ, लेकिन असल में वो बिल को अपाहिज बना रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। मतलब क्या हर किसी की मदद करना, दूसरों के काम आना एक अच्छे और परोपकारी इंसान की निशानी नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब अगर हम गुड समैरिटन, वो जो भले इंसान की कहानी है, उसे याद करें, जिसने रास्ते में घायल पड़े एक अजनबी की मदद की थी, उसने भी तो अपनी सीमा से बाहर जाके मदद की थी ना? हाँ, बिल्कुल की थी। तो फिर हम दूसरों को उनकी परेशानियां अकेले झेलने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो बहुत स्वार्थी बात हो गई है ना? देखिए, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। मदद करना और किसी का बोझ उठाना, इन दोनों में बहुत बारीक लेकिन बहुत गहरा अंतर है। वो कैसे? इस अंतर को समझने के लिए हमें दो चीजों को देखना होगा: भारी चट्टाने यानी बोल्डर्स और रोजमर्रा का झोला यानी नैपसैक। भारी चट्टाने और झोला। अच्छा, हाँ। जो व्यक्ति रास्ते में घायल पड़ा था वो एक भारी चट्टान या एक ऐसे संकट के नीचे दबा था जिसे वो खुद नहीं हटा सकता था। वो एक इमरजेंसी थी। बिल्कुल। ऐसे समय में जब कोई इंसान किसी भारी संकट या हादसे का शिकार हो तो उसकी मदद करना 100% सही है। तो भारी चट्टान उठाना मदद है, फिर ये रोजमर्रा का झोला क्या है? रोजमर्रा का झोला हर इंसान का अपना निजी सामान है। इसमें हमारी अपनी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारे रोज के काम आते हैं। ओके। ये झोला ऐसा बनाया गया है कि हर इंसान इसे खुद उठा सके। अगर कोई इंसान अपना ये झोला उठाने से मना कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आलसी है या जिम्मेदारी से भाग रहा है, जैसे वो बिल कर रहा था। एग्जैक्टली, और हम तरस खाकर उसका झोला अपने कंधों पर रख लें, तो वो मदद नहीं है, वो नुकसान है। पॉइंट। गुड समैरिटन ने घायल की मदद की, चट्टान हटाई, लेकिन अगर वो घायल ठीक होने के बाद भी गुड समैरिटन से उम्मीद करता कि वो जिंदगी भर उसके रहने खाने का सारा खर्च उठाए, तो क्या वो सही होता? बिल्कुल नहीं। वो तो एक तरह का शोषण हो जाता। बस यही बात है। सीमाएं हमें यही सिखाती हैं कि हमारा अपना झोला हमें ही उठाना है और दूसरों को उनका झोला उठाने देना है। भारी चट्टाने और रोजमर्रा का झोला, ये कॉन्सेप्ट वाकई आंखें खोलने वाला है। तो अगर अपना झोला खुद उठाना इतना लॉजिकल है, तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार हम 4 अलग-अलग तरह के व्यवहार पैटर्न में फंस जाते हैं। अच्छा, वो 4 पैटर्न कौन से हैं? पहला पैटर्न है कंप्लायंस, यानी हमेशा हाँ कहने वाले लोग। जैसे केस है रॉबर्ट का। रॉबर्ट बचपन में अपनी बड़ी बहनों से बहुत मार खाता था। अरे। हाँ, लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसे ही शांत रहने और बर्दाश्त करने को कहते थे। तो इसका असर उसके बड़े होने पर क्या पड़ा? नतीजा ये हुआ कि रॉबर्ट बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बन गया जो किसी के भी बुरे बर्ताव को ना नहीं कह पाता। उसे लगता है कि ना कहने से सामने वाला बुरा मान जाएगा या रिश्ता टूट जाएगा। उफ, मतलब वो बुरी बातों को भी हाँ कह देता है। बिल्कुल। और इनके ठीक विपरीत होते हैं दूसरे प्रकार के लोग, जिन्हें अवॉइडेंस यानी बचने वाले कहते हैं। ये वो लोग हैं जो अच्छी बातों को भी ना कह देते हैं। अच्छी बातों को ना, मतलब कोई मदद करना चाहे तो भी? हाँ, रशेल की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। रशेल दूसरों की परेशानियां सुनने के लिए हमेशा हाजिर रहती है, लेकिन जब वो खुद किसी गहरे संकट में होती है तो वो किसी से मदद नहीं मांग पाती। उसे डर लगता होगा कि लोग क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली। उसे अंदर ही अंदर ये डर रहता है कि उसकी जरूरतें दूसरों पर बोझ बन जाएंगी। उसकी बाउंड्री एक बाड़ नहीं, बल्कि एक इतनी सख्त दीवार बन चुकी है कि अंदर का दर्द बाहर नहीं जा पाता और बाहर से किसी की मदद या प्यार अंदर नहीं आ पाता। ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है ना? और मजे की बात यह है कि ऐसे लोगों को अक्सर अपनी जिंदगी में तीसरे प्रकार के लोग मिल ही जाते हैं, जिन्हें कंट्रोलर्स यानी नियंत्रण करने वाले कहते हैं। अच्छा। ये लोग दूसरों की सीमाओं का सम्मान नहीं करते होंगे। बिल्कुल नहीं। ये दूसरों की ना को कभी स्वीकार नहीं करते। जैसे ऑफिस का एक बॉस स्टीव, जो अपने असिस्टेंट फ्रैंक को हमेशा वीकेंड्स पर या रात को काम देता रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रैंक की अपनी कोई पर्सनल लाइफ है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये कंट्रोलर्स या तो आक्रामक होकर अपनी बात मनवाते हैं या फिर चालाकी और इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेते हैं। और चौथा पैटर्न, आखिरी में आते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव लोग। ये वो हैं जो दूसरों की जरूरतों को पूरी तरह से अनसुना कर देते हैं। मतलब एकदम असंवेदनशील। हाँ, जैसे माइक, जो अपनी पत्नी की परेशानियों को ये कहकर दरकिनार कर देता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो अपनी भावनाएं बदल लो, मैं इसमें क्या करूं। बाप रे, अगर मैं इन पैटर्न्स को जोड़कर देखूं ना, तो बेसिकली ये जो रॉबर्ट जैसे हाँ कहने वाले लोग हैं और स्टीव जैसे नियंत्रण करने वाले लोग हैं, मतलब
ये तो एक ताले और चाबी की तरह हो गए ना। एग्जैक्टली बहुत सही एनालॉजी है ना? ये दोनों एक दूसरे को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। एक को ऐसा इंसान चाहिए जो सब कुछ बर्दाश्त करे, और दूसरे को ऐसा इंसान चाहिए जो फैसले ले सके और डोमिनेट कर सके। हाँ, और ये मिलकर एक बहुत ही टॉक्सिक रिश्ता बना लेते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी लेने से भागता है और दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है, उसे हमेशा दुनिया में एक ऐसा इंसान मिल ही जाता है जो दूसरों की जिम्मेदारी उठाने का आदी होता है। और ये साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जहां एक लगातार शोषण करता है और दूसरा चुपचाप शोषित होता रहता है। और शायद उन्हें पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी त्रासदी यही है, कई बार इन दोनों को ही लगता है कि यही सच्चा प्यार है। वाओ। एक को लगता है मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूं, यही प्यार है, और दूसरे को लगता है ये मेरी हर बात मानता है, यही प्यार है, जबकि ये सिर्फ टूटी हुई सीमाओं का नतीजा है। ये बहुत डीप बात है। तो ये टूटी हुई सीमाएं शुरू कहाँ से होती हैं? मतलब कोई भी बच्चा जन्म से ही कंट्रोलर या हमेशा हाँ कहने वाला तो पैदा नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। रिसर्च मनोविज्ञान के उस हिस्से की तरफ इशारा करती है जो बताता है कि एक बच्चा अपनी माँ से पूरी तरह जुड़ाव महसूस करने से लेकर खुद को एक अलग और आज़ाद इंसान समझने तक कई मानसिक चरणों से गुजरता है। हाँ, वो बॉन्डिंग, हैचिंग वगैरह। हाँ, और इसमें सबसे अहम चरण वो होता है जब 1.5 से 3 साल का बच्चा पहली बार ना कहना सीखता है। ओह, वो टेरेबल टूज वाला फेज। एग्जैक्टली। जब एक बच्चा ना कहता है तो वो असल में बदतमीजी नहीं कर रहा होता, बल्कि वो खुद को अपने माता पिता से अलग एक इंडिपेंडेंट इंसान के रूप में स्थापित कर रहा होता है। मतलब ये ना उसकी पहली बाउंड्री है। हाँ, ये उसकी जिंदगी की पहली व्यक्तिगत सीमा होती है, और यहीं पर वो घटनाएं होती हैं जिन्हें बाउंड्री इंजरीज या सीमाओं को पहुंचने वाली चोट कहा जाता है। अच्छा, ये चोट कैसे लगती है? देखिए, जब छोटे बच्चे किसी बात पर ना कहते हैं तो कई बार माता पिता घबरा जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है बच्चा हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल, कुछ माता पिता इसके जवाब में बच्चे से बात करना बंद कर देते हैं, यानी अपना प्यार और अटेंशन वापस ले लेते हैं। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हो गया। हाँ, कुछ बहुत ज्यादा आक्रामक होकर सजा देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चे की हर ना के आगे घुटने टेक देते हैं और कोई नियम ही नहीं बनाते। तो इसका बच्चे पर क्या असर होता है? जब प्यार वापस ले लिया जाता है तो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर मैंने अपनी मर्जी चलाई या ना कहा तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, और यहीं से उस कंप्लायंट या हाँ कहने वाले इंसान का जन्म होता है। जरा रुकिए, ये बात सुनकर तो कोई भी पेरेंट कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे? मतलब तो इसका क्या ये मतलब है कि अगर कोई 2 साल का बच्चा किसी खिलौने की दुकान में जमीन पर लेट कर रो रहा है, पैर पटक रहा है और घर जाने के लिए ना कह रहा है, तो माता पिता को उसकी बात मान लेनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हमें उस ना का सम्मान करते हुए उसे वो खिलौना दिला देना चाहिए ताकि उसकी बाउंड्रीज मजबूत हों? नहीं, यहाँ हमें भावना और एक्शन के बीच का अंतर बहुत सावधानी से समझना होगा। अच्छा। बच्चे को ना कहने का, गुस्सा होने का या अपनी निराशा जताने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उसे ये महसूस होना चाहिए कि अगर वो असहमत है तो उसके माता पिता उसे छोड़ नहीं देंगे। मतलब प्यार बना रहना चाहिए। बिल्कुल, उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन भावनाओं की आज़ादी का मतलब एक्शंस की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। माता पिता का काम है प्यार और आत्मीयता बनाए रखते हुए सही और गलत के परिणाम तय करना। परिणाम? मतलब सजा नहीं, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बच्चा जमीन पर लौट रहा है तो माता पिता शांति से कह सकते हैं, मुझे पता है तुम्हें खिलौना चाहिए और तुम बहुत गुस्सा हो, तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन हम इसे नहीं खरीद सकते, और अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो हमें दुकान से बाहर जाना पड़ेगा। वाह, तो आपने उसकी भावनाओं को वैलिड कर दिया लेकिन रूल नहीं तोड़ा। एग्जैक्टली। माता पिता को बच्चे के ना कहने पर अपना प्यार कम नहीं करना है, बल्कि उसे दुनिया के नियमों और परिणामों से अवगत कराना है। अनुशासन हमेशा परिणामों के माध्यम से आना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेल से नहीं। आप समझ आया। मतलब बचपन में मिली इन इमोशनल चोटों की वजह से ही हम बड़े होकर बाउंड्रीज के मामले में गलत फैसले लेते हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि अडल्ट होने के नाते हम इसे सुधार कैसे सकते हैं? इस रिसर्च में सीमाओं को दोबारा बनाने के कुछ बहुत ही ठोस नियमों का जिक्र है। हाँ, कई नियम है। इनमें से एक है बोने और काटने का नियम, यानी लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। ये बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। अपनी गलतियों का फल खुद भुगतना पड़ता है। सही बात है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है
जब हम किसी और को उसकी गलतियों का फल नहीं भुगतने देते। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य हमेशा बेतहाशा पैसे खर्च करता है, कर्ज में डूब जाता है, बहुत आम बात है। और कोई दूसरा सदस्य हमेशा अपना पैसा देकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम टूटता है। कैसा भ्रम? जो इंसान उस कर्ज को चुका रहा है ना, उसे लगता है कि वो मदद कर रहा है, वो इसे परोपकार का नाम देता है, लेकिन असल में वो अपनी खुद की घबराहट को शांत कर रहा है। अपनी घबराहट? हाँ, वो दूसरे इंसान को कर्ज से नहीं बचा रहा, बल्कि खुद को उस बहस, उस झगड़े और उस गिल्ट से बचा रहा है जो उसे ना कहने पर महसूस होता। वाह! तो जिसे हम प्यार या त्याग समझ रहे थे, वो असल में खुद को मानसिक परेशानी से बचाने का एक तरीका है। बिल्कुल। मतलब हम उस शराबी या कर्जदार की मदद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना सिरदर्द कम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसीलिए वो इंसान कभी नहीं सुधरता, क्योंकि जो उसने बोया उसका कड़वा फल तो कोई और खा रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी से जुड़ा है सीमाओं का एक और अहम नियम, जिम्मेदारी का नियम। वो क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के प्रति जिम्मेदार हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। के प्रति और के लिए, इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, अगर मेरे किसी दोस्त को मेरी जरूरत है तो उसके प्रति प्यार और करुणा दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। सपोर्ट करना, हाँ, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन उसकी भावनाओं को ठीक करना, उसके गुस्से को शांत करना या उसकी गलतियों का बोझ अपने सिर लेना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। हर इंसान अपनी खुशियों, अपने तनाव और अपने व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदार होता है। जब हम किसी और के लिए जिम्मेदार बनने लगते हैं तो हम असल में उसकी ताकत छीन रहे होते हैं। पॉइंट है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये बाउंड्री सेट करना शुरू करता है ना, तो समाज और आसपास के लोग अक्सर उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा मिथक है ना? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अपनी सीमाएं तय करना, किसी को ना कहना एक तरह का सेल्फिशनेस है। लेकिन रिसर्च इस बात को पूरी तरह खारिज करती है। बिल्कुल खारिज करती है। ये स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये जीवन का सही प्रबंधन है, स्ट्यूअर्डशिप है। अगर आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना पैसा हर किसी पे लुटा देंगे, तो आप असल में थक कर चूर हो जाएंगे और किसी भी रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। सही बात है। इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए ना, दुख और नुकसान यानी हर्ट और हार्म के बीच का अंतर समझना सबसे जरूरी है। हर्ट और हार्म? हाँ, हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक मान लेते हैं। स्टडी में जैसन नाम के व्यक्ति की कहानी है। जैसन अपने बिजनेस पार्टनर को एक कड़वा सच बताने से डरता है। वो डरता क्यों है? क्योंकि जैसन को लगता है कि सच्चाई बताने से उसके पार्टनर को दुख होगा, वो हर्ट होगा, बुरा मान जाएगा। लेकिन सच्चाई छुपाने से उनके व्यवसाय और उनके रिश्ते को जो गहरा नुकसान हो रहा था, जो हार्म हो रहा था, वो उस पल के दुख से कहीं ज्यादा बड़ा था। ओहो, मतलब ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। जिम जाने जैसा कैसे? हाँ, देखिए, जब आप पहली बार जिम जाते हैं और भारी वजन उठाते हैं, तो अगले दिन आपके शरीर और मांसपेशियों में भयानक दर्द होता है। हाँ, बहुत दर्द होता है। वो जो दर्द है ना, वो हर्ट है। लेकिन वो दर्द आपके शरीर को कोई नुकसान या हार्म नहीं पहुंचा रहा होता, बल्कि वो असल में आपकी मांसपेशियों को ग्रो कर रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है। क्या बात है, बहुत सही। दर्द होगा, लेकिन वो दर्द सजा नहीं है, वो ग्रोथ है। तो क्या किसी को ना कहना उसे बुरा महसूस करा सकता है, लेकिन लंबे समय में उसका फायदा ही करता है। ये जिम वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। मैं इसे एक डेंटिस्ट के नजरिए से भी देखती हूँ। डेंटिस्ट? हाँ, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो आपके सड़े हुए दांत में मशीन से ड्रिल करता है, तो बहुत तेज दर्द होता है। उफ, वो आवाज ही डरावनी होती है। बिल्कुल, लेकिन वो दर्द आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो सड़न को बाहर निकाल कर आपके दांत को बचा रहा है। सही बात है। दूसरी तरफ जब आप बहुत सारी चीनी या मीठा खाते हैं तो उस पल आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, कोई दर्द नहीं होता, लेकिन वो मीठा असल में आपके दांतों को गहरा नुकसान पहुंचा रहा है। एग्जैक्टली। रिश्तों में भी यही होता है। किसी करीबी इंसान की गलत बात पर ना कहना उस पल के लिए बहुत कड़वा और दर्दनाक लग सकता है, लेकिन ये भविष्य के बहुत बड़े नुकसान से बचाता है। ये सब थ्योरी में सुनने में तो बहुत लॉजिकल और मोटिवेटिंग लगता है, लेकिन जब बात इसे असल जिंदगी में लागू करने की आती है ना, तो पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं। इन नियमों को अपने परिवार और अपने सबसे करीबी दोस्तों पर लागू करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसमें कोई शक नहीं है। जब बात परिवार की आती है तो रिसर्च में ट्रायंगुलेशन यानी त्रिकोणीय स्थिति का जिक्र किया गया है।
ये एक अच्छा पैटर्न है जो मुझे लगता है हर घर में पाया जाता है। हाँ, ये बहुत आम है। होता ये है कि जब परिवार के सदस्य ए को सदस्य बी से कोई दिक्कत होती है तो वो बी के पास जाकर सीधे बात करने के बजाय चुपचाप सदस्य सी के पास जाता है और उससे बी की शिकायत करता है। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि बी का सीधा सामना करने में उसे डर लगता है। सी के पास जाके शिकायत करने से उसे कुछ पल के लिए अपना तनाव कम होता हुआ महसूस होता है। लेकिन इससे होता क्या है? समस्या तो जस की तस रहती है। और पीठ पीछे बात करने से पूरे परिवार के रिश्तों में जहर घुस जाता है। ये सीमाओं का बहुत बड़ा उल्लंघन है। बिल्कुल। और ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, दोस्तों के बीच भी हम यही करते हैं। इसमें शॉन और टिम की एक बहुत मजेदार कहानी है। हाँ, वो राफ्टिंग वाली कहानी। एग्जैक्टली। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही कंप्लायंट हैं, यानी हमेशा हाँ कहने वाले। एक दिन दोनों व्हाइट वाटर राफ्टिंग पर चले गए। और दोनों को ही वहां नहीं जाना था, है ना? हाँ, जब वे बीच नदी में थे, पानी के थपेड़े खा रहे थे, तब बातों बातों में दोनों ने कबूल किया कि असल में वे दोनों ही उस दिन एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना चाहते थे। अरे बाप रे! दोनों ने सिर्फ इसलिए राफ्टिंग जाने की हाँ कर दी थी क्योंकि दोनों को लगा कि दूसरे को राफ्टिंग बहुत पसंद है। सोचिए, बिना स्पष्ट संवाद और बाउंड्रीज के दो अच्छे दोस्त एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दोनों ही नहीं जाना चाहते थे। ये अक्सर होता है। एक और उदाहरण है कैथी और शिरोन का। अच्छा, इनकी क्या कहानी है? शिरोन हमेशा बिना किसी प्लानिंग के एकदम आखिरी समय पर अपने दोस्त कैथी को फोन करके अपने बच्चों को संभालने का काम सौंप देती है। मतलब बिना पूछे ही? हाँ, शिरोन कोई बुरी इंसान नहीं है, बस उसकी जिंदगी में अनुशासन नहीं है। लेकिन क्योंकि कैथी कभी ना नहीं कह पाती, शिरोन की अस्त व्यस्तता का बोझ हमेशा कैथी को उठाना पड़ता है। और कैथी को अंदर ही अंदर गुस्सा आता होगा। बिल्कुल, कैथी अंदर ही अंदर चिढ़ती है, लेकिन मुंह पर हमेशा मुस्कुराकर हाँ कह देती है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। पूछिए। अगर कोई इंसान सालों से कैथी की तरह किसी रिश्ते में फंसा है जहां उसने कभी ना नहीं कहा, तो वो इस जाल से बाहर कैसे निकले? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब अगर वो कल सुबह उठ के अचानक से बाउंड्रीज बनाने लगे और सबको ना कहना शुरू कर दे, तो लोग तो शॉक में आ जाएंगे ना। रिश्ते टूट सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं। तो बिना सब कुछ तबाह किए शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, जब आप सालों से हाँ कहने के आदी हों, तो रातों रात विद्रोही बन जाना या आक्रामक होकर सीमाएं थोपना समझदारी नहीं है। तो फिर क्या करने चाहिए? इसीलिए मनोविज्ञान में सेफ प्लेस या सुरक्षित स्थान का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। आपको शुरुआत बहुत छोटे कदमों से करनी है। छोटे कदम जैसे? सबसे पहले अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे सुरक्षित लोगों की पहचान करें जो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हों, जो आपको जज न करते हों। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एक सुरक्षित जगह? बिल्कुल। या आपके कुछ समझदार दोस्त, कोई सपोर्ट ग्रुप या कोई थेरेपिस्ट भी हो सकता है। शुरुआत में बहुत छोटी छोटी बातों पर ना कहने की आदत डालें। अच्छा, जैसे फिल्म कौन सी देखनी है? एग्जैक्टली। कौन सी फिल्म देखनी है या किस रेस्टोरेंट में खाना खाना है। जब कोई सुरक्षित दोस्त आपसे पूछे तो अपनी असली पसंद बताएं। धीरे धीरे अपनी आवाज खोजना? हाँ, जब आपकी ना कहने की मांसपेशियां थोड़ी मजबूत हो जाएं और आपको ये भरोसा होने लगे कि ना कहने से दुनिया खत्म नहीं होती, वाओ। तब धीरे धीरे इसे उन रिश्तों में लागू करें जहां सबसे ज्यादा तनाव है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यही स्थायी बदलाव लाती है। क्या बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटना चाहें तो सबसे बड़ी सीख यही निकल कर आती है कि व्यक्तिगत सीमाएं या बाउंड्रीज लोगों को खुद से दूर करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ईंटों की दीवार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सुंदर बाड़ की तरह है जिसमें कुछ दरवाजे लगे हुए हैं। हाँ, गेट्स लगे हैं। इन दरवाजों का काम ये है कि हम जिंदगी में आने वाली अच्छी चीजों को, प्यार को और करुणा को अंदर आने दें, और जो चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारा शोषण करती हैं, उन्हें बाहर ही रोक दें। एकदम सटीक। सही बाउंड्रीज इंसान को अपनों से दूर नहीं करती, बल्कि वे उसे वो आज़ादी और स्पेस देती हैं जिससे वो बिना किसी घुटन के दूसरों से और भी बेहतर तरीके से प्यार कर पाता है ना? बिल्कुल। जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और दूसरों को उनका झोला खुद उठाने देते हैं, तभी रिश्ते पूरी तरह से स्वस्थ, सच्चे और परिपक्व बन पाते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी करती है जहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? सोचने वाली बात है कि अगर किसी रिश्ते में, मान लीजिए शादी में, दो लोग दशकों तक साथ रहें और समय के साथ जैसे जैसे उनका विकास हो, दोनों की व्यक्तिगत सीमाएं और उनके मूल्य बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में विकसित हो जाएं, तो ऐसे में क्या होगा? क्या कभी कभी किसी इंसान के लिए सबसे सच्चा प्यार और सबसे सही कदम उस बाड़ के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देने में ही होता है?
क्या दूर जाना ही आखिरी बाउंड्री है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई एक आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हम सबको सोचने पर मजबूर जरूर करता है। तो अगली बार जब आप किसी बात पर हाँ कहने वाले हों, तो खुद से बस इतना पूछिएगा, क्या ये झोला आपका है या किसी और का?